बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 17 के लास्ट में दो टॉपिक हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। डेफिनेशंस हैं, कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं जो एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं, इसलिए ज़रा थोड़ा सा गौर से आप मेरी बात को सुनिएगा। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक देखना है, पढ़ना है, वो है सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आइडिया, अगर आपको चैप्टर नंबर 13 जो आपने इलेक्ट्रिक करंट वाला पढ़ा उसमें एक टॉपिक था रेजिस्टिविटी, अगर उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा तो इस बात को समझना बड़ा आसान है। इस वजह से आप थोड़ा सा उस चैप्टर को जाकर ज़रूर देखें, मेरे लेक्चर सुने जो मैंने रेजिस्टिविटी पे दिया हुआ है। उससे ये होगा कि आपको यहाँ तक या ये टॉपिक तक पहुँचते हुए आपको बहुत आसानी होगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सुपर कंडक्टर्स किससे कहते हैं? ये बेसिकली मटेरियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये उससे एक जो है ना कह लेते टर्म निकली हुई है कि अगर आप ऐसा मटेरियल लें जिसके टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करें और उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाए, लाइक मेटल्स कहते हैं, मेटल्स में ऐसा होता है, सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। तो फिर अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी। अब सब्सटेंस लें, मटेरियल्स लें, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके अंदर एटम्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो आस्ते आस्ते उनकी वाइब्रेशन क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर जाकर उनकी वाइब्रेशन बिल्कुल सीज हो जाएगी। यानी वो अब क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस देना बंद कर देंगे। तो जिस टेम्परेचर पर वो रेजिस्टेंस देना बंद करते हैं उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिखें इसी तरह से कि सुपर कंडक्टर क्या है जी, द मटेरियल्स whose resistivity is zero below a certain temperature, यानी एक टेम्परेचर पर आए हैं। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये कोई सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे मैंने इसकी रेजिस्टिविटी ली हुई है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। बट एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस पर आकर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बिल्कुल ज़ीरो होगी। अब इस मटेरियल ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करनी। अगर आप एक बार इसमें करंट डाल दें, करंट ले आए, करंट इस्टेब्लिश कर दें, तो उस करंट को दोबारा एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी। वो करंट विदाउट एनी एनर्जी क्या करेगा, उसके अंदर जो है वो ऑसिलेट सर्किट में फ्लो कर सकता है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये सुपर कंडक्टर। अब जिस टेम्परेचर पर जाकर ये सुपर कंडक्टर्स बनते हैं उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एट विच सर्टेन मटीरियल लूज इट्स रेजिस्टिविटी। कोई मटीरियल अपनी रेजिस्टिविटी को लूज कर देता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या इसका है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये मैंने कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर की बेस पर जो है मटेरियल्स को क्या कर दिया है, वो कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे कि मैंने लिखा है कि इसकी टाइप्स हैं, दो तरह की टाइप्स हैं, लेकिन हम किस रिस्पेक्ट से बना रहे हैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से। और टेम्परेचर के अंदर भी जो ये लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, इसके लिए भी एक रेफरेंस बनाया है टेम्परेचर का। वो टेम्परेचर का रेफरेंस क्या बनाया कि 77 केल्विन जो है दैट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, ये हमने रखा है रेफरेंस। जब इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर आकर कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बनेगा या उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 से कम होगा, हम इसे बोलेंगे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और अगर मटेरियल ऐसे हैं कि उनका टेम्परेचर 77 केल्विन से ऊपर पहले ही यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर बन जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, आप बुक में से इसकी एग्जांपल्स, इनकी वैल्यूज़ को जो है वो देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, एल्यूमिनियम की, टिन की, लेड की। मैं लिखी इस तरह हाई टेम्परेचर के अंदर सिरेमिक्स दिया हुआ है, ये ट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है इसकी वैल्यूज दी है 163, यानी ये इस तरह ये केल्विन में वैल्यूज दी हैं। इस तरह बहुत सी वैल्यूज़ हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इस दोनों के अंदर कंपैरिजन आ सकता है, इनकी वैल्यूज़ आ सकती हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, तो आप इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो देखिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट जो बात हमने पढ़नी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। हमने इस चैप्टर के अंदर सबसे जब स्टार्ट किया तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे इसकी क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इसके लिए थोड़ा सा एक आइडिया डेवलप करते हैं कि देखें, आपने एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड देखी, ड्रॉ की, तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ के अंदर क्या हो जाती हैं, वो टर्मिनेट हो जाती हैं। इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म के अंदर या कंप्लीट एक लूप की फॉर्म के अंदर जो है ये आपके पास क्या होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। जब हमने एक लॉन्ग सोलेनॉइड लिया और उसमें से करंट गुजारा तो उसका जो बिहेवियर चेक किया, उसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि एक लॉन्ग बार मैग्नेट का बिहेवियर है। तो मैं इसमें लिख भी रहा हूँ, लॉन्ग बार मैग्नेट का बिहेवियर बिल्कुल ऐसे है जैसे कि लॉन्ग सोलेनॉइड है। इस मतलब अगर मैं सोलेनॉइड को छोटा कर दूंगा तो मैग्नेट छोटा की तरह ये बिहेव करना शुरू हो जाएगा, और अगर मैं इसमें से कोई एक सिंगल लूप लेता हूँ तो वो एक बहुत छोटे टिनी से मैग्नेट की तरह, मैग्नेट बार की तरह क्या करेगा, वो बिहेव करना शुरू कर देगा। इस मतलब अगर मैं ये बात कह दूँ कि बिल्कुल करंट्स के फ्लो करने का बिहेवियर ऐसे ही होता है जैसे कि एक मैग्नेट का बिहेवियर है, तो मुझे ये कहते हुए कोई इतराज़ नहीं। और मैंने पहले ये पढ़ा भी दिया हुआ है कि करंट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि करंट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। अब बात ये समझनी है कि करंट क्या है, करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है। इस मतलब जहाँ कहीं भी चार्ज फ्लो कर रहा होगा, चार्ज मूव कर रहा होगा, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ऑल द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू द मूविंग चार्जेस आर सर्कुलेटिंग करंट, या सर्कुलेटिंग करंट की वजह से कह सकते हैं, या मूविंग चार्ज। तमाम की तमाम मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो इसी वजह से जो है ना वो पैदा होती हैं। तो फिर हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन। अब इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अब हमारे पास मटेरियल के अंदर जो है वो एटम्स हैं, एटम से मिलके बना है, और एटम के अंदर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि हर मटेरियल के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो मोशन कर रहे हैं, तो इस वजह से मटेरियल क्या होगा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी रखता होगा। अब इलेक्ट्रॉन की मोशन की टाइप्स दो हैं। इलेक्ट्रॉन जो जब मूव करता है दो तरह से मोशन करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करता रहता है, वो स्पिन करता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो एक ऑर्बिट के अंदर जो है ना वो ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं, एक पाथ के ऊपर वो रोटेट कर रहे होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन है, तो दो तरह का बिहेवियर होगा। जो आपके पास स्पिन मोशन है ये एक छोटे से मैग्नेट की तरह, टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जो इसकी ऑर्बिटल मोशन है ये लाइक अ लूप, जैसे मैंने यहाँ बताया था लूप, तो ये एटॉमिक साइज का एक लूप होगा, ये इस लूप की तरह बिहेव करेगा जैसे कि करंट एक लूप के अंदर जो है ना वो फ्लो कर रहा होता है। इसका मतलब है इसके अंदर दो तरह की जो है ना वो मैग्नेटिज्म पैदा हो रही है, एक स्पिन मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की, और एक इलेक्ट्रॉन की क्या है जी, ऑर्बिटल मोशन की वजह से। इसका मतलब है दो तरह का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा यहाँ पर। तो हम असल में क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो बताएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन कैंसल आर स्ट्रेंथन ईच अदर। मतलब ये इस तरह भी हो सकता है कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बने कि दोनों की जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो पैरेलल आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये भी हो सकता है कि इनके एक्सिस इस तरीके से आए कि वो एंटी पैरेलल आ जाए, और एंटी पैरेलल आएंगे तो कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है ये क्या है, ये वेक्टर्स की तरह ट्रीट होंगे और क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इन्हांस भी कर सकते हैं मिलकर, और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, वो वीक भी कर सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल बड़ा सिंपल सा, जैसे पहले बात की है मैंने कि एटम इन विच देयर इज़ अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। एक एटम है जिसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व भी कर रहे हैं और स्पिन भी कर रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है अगर तो वो एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट बन गया, इस तरीके से दोनों की फील्ड आई है, इस तरीके से दोनों के एक्सिस आए हैं कि वो क्या आ गए, पैरेलल आ गए, और रिजल्टेंट में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिली है, एक मैग्नेट मिला है, तो इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ
टीनी मैग्नेट, अगर वो एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी मोशन इस तरीके से आ रही है कि मिल के क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट का बिहेवियर दे रहे हैं, छोटे से मैग्नेट का बिहेवियर, तो हम इस मैग्नेट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है जी। इसके बाद जो है हमने क्या किया, मटेरियल्स को हमने 3 तरह की कैटेगरीज में या टाइप्स ऑफ मटेरियल, किस वजह से, यही इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन की वजह से ही जो मटेरियल है उनको 3 तरह की किस्मों में, 3 टाइप्स में हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला का नाम सब्सटेंस का नाम है जी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है वो इस तरीके से हो रही हो कि हर एटम के अंदर जो उनके एक्सिस हैं, दोनों के ऑर्बिटल मोशन के और स्पिन मोशन के जो एक्सिस हैं वो पैरेलल आ जाएं, तो ये मिलकर क्या हो जाएंगे, हर एटम इंडिविजुअली क्या करेगा, एक डाइपोल मूवमेंट की तरह या एक मैग्नेट की तरह क्या करेगा, वो बिहेव करना शुरू कर देगा। द ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड सपोर्ट ईच अदर, उनकी फील्ड ऐड अप हो जाए, सपोर्ट करे इनको, एंड एटम बिहेव लाइक अ टिग्नी मैटर, और जो एटम्स हैं उसके अंदर वो सारे के सारे क्या होंगे, वो टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। इनको क्या बोलेंगे हम, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा आपके पास टाइप है जिसका नाम है डाईमैग्नेटिक, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसमें मैंने डेफिनेशन कंप्लीट नहीं लिखी, बस बता दिया कि अगर उनके एक्सिस ऑर्बिटल और स्पिन मोशन के एक्सिस जो है इस तरीके से आ जाएं कि दोनों आ जाएं एंटी पैरेलल, तो ये क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एटम जो है वो एक न्यूट्रल बिहेवियर दे रहा होगा, उसमें कोई मैग्नेटिज्म जो है उसमें नज़र नहीं आएगी, कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगी। तो ऐसे मटेरियल जिसमें कोई मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होता, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरी हमारे पास कैटेगरी है वो है जी हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे हैं कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो एटम्स बन रहे हैं, जो डाइपोल्स बन रहे हैं, एटम एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, वो क्या है जी, करीब करीब के कई एटम्स जो हैं वो तमाम एक जैसा बिहेवियर दे रहे हैं। उसके बाद आगे जाकर फिर को बहुत से एटम्स ऐसे आ जाएं उनका बिहेवियर पहले वाले कम्बिनेशन के लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ हो, लेकिन अपने नेबर्स में क्या उनका ओरिएंटेशन क्या हो, तमाम का सेम हो, एक जैसा हो। तो इसका मतलब है ये क्या बना लेते हैं, पैचेस बना लेते हैं, अंदर डोमेन्स बना लेते हैं। इन तमाम डोमेन्स के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है और थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर सो एज टू शो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने ये नीचे देखे बनाया, ये मैंने आपके सामने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बनाया जिसके अंदर क्या है, ये एक ऐसा रीजन लिया जिसका नाम डोमेन है, जिसमें तमाम के तमाम एटम्स की जो ओरिएंटेशन है वो क्या, वो सेम है, एक जैसी है। तो इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ली। ऐसे इसकी हर किसी की क्या है, अपने नेबरिंग के साथ जो है ना उसकी कोऑपरेशन है और कोऑपरेट करके उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना ली है। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें डोमेन क्या है, मैंने पहले बता दिया कि स्मॉल रीजन इन फेरोमैग्नेटिक इन विच इलेक्ट्रॉन्स हैव अ पैरेलल स्पिन, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होती है, पैरेलल होती है और एडअप होके वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ये बहुत कॉमन शॉर्ट आंसर है कि डिफ्रेंशिएट करें, इसकी डेफिनेशन लिखें, इसकी एग्जांपल्स दें। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, अब इसके एग्जांपल्स बताएं। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करें, रीडिंग करें। बुक के अंदर पूरा इसके 2-2.5 पेज लिखे हुए हैं, आप उसकी रीडिंग करें ताकि आपको जो इसकी एग्जांपल्स या इसकी जो क्या लेते हैं ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन की या किस तरीके से मैग्नेटिज्म डेवलप हो रही है, ये सारा डिटेल में वहाँ पर लिखा हुआ है। और मैंने भी इसलिए आपको जो है ना ब्रीफ किया है। और आप कोशिश करें, अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पुट करें, इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।